इस डायग्राम में मैंने एक ही ब्लॉक लिया हुआ है और सरफेस लिया हुआ है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जब तक रिलेटिव मोशन ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में स्टार्ट नहीं होता, तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। जैसे ही ब्लॉक में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल स्टार्ट। तो हम लोग ऐसा ही केस डिस्कस कर रहे हैं। वी विल डिस्कस टू केसेस। पहला केस में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दो केस आपको बताने वाला हूँ, दोनों अलग अलग। सपोज ये कैपिटल एम है और इसके ऊपर एक और मास रखा है स्मॉल एम, एंड ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट न्यू है और ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में 0 है। सेकेंड केस भी ऐसा ही है। सेकेंड केस भी इसी तरह का है। ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस और दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है म्यू, और यू कैन से म्यू एस, ऐसा है। एक्सटर्नल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन एनी ऑफ द टू ब्लॉक्स। केस 1 में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं ऊपर वाले ब्लॉक, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। और केस 2 में मैं लोअर मास पे फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल कैपिटल एफ। दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट केस, केस 1, दिस इज केस 2। दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। अब हम लोग कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, देखिए दोनों ही केस में दोनों ब्लॉक सेम है, कंडीशंस आर सेम, ओनली एक्सटर्नल फोर्स का पोजीशन चेंज किया है। इसमें ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इसमें नीचे वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ए अप टू विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। हम लोग केस 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस देखिए, दिस फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स अप टू विच these two blocks are moving together। यानी इस फोर्स का वैल्यू मान लीजिए कि 20 न्यूटन है। 20 से थोड़ा भी बढ़ाएंगे अगर, तो दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा। यानी अभी ये जो फोर्स लग रहा है उस समय दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे बढ़ेंगे, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा ए। both the blocks will move with same acceleration a, जैसा मैंने डायग्राम में लिखा है। अब इसके बाद दोनों ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों का फोर्स इक्वेशन क्या है। स्मॉल एम का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या इसके ऊपर फोर्स है। स्मॉल एम पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ। स्मॉल एम पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा। आप लोग बता सकते हैं फ्रिक्शन किधर लगेगा स्मॉल एम के ऊपर? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग मैक्सिमम। और कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। सर स्मॉल एम पे सर नॉर्मल नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? दोनों पे नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखिए समझिए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है स्मॉल मास पे और कैपिटल एम इज ऑल्सो मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। कैपिटल एम आगे जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, बदले में कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया। तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों ब्लॉक पे लग रहा है, नीचे फ्रिक्शन लेस है, इसलिए स्मॉल एम पे दो फोर्स लग रहा है और कैपिटल एम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अगर n है, इसका वेट है mg, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो गया mg के बराबर
और फ्रिक्शन जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये हो जाएगा म्यू इनटू एन, म्यू एस इनटू एन। सो फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एस इनटू एम जी, इक्वेशन 1। सभी लोग देख लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो है स्मॉल एन के ऊपर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एम जी। अब इस ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और इस ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इस वाले ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन स्मॉल एन के लिए। देखिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा स्मॉल एफ इक्वल्स कैपिटल एम इनटू ए। इसका इक्वेशन ये रहा और इसके लिए इक्वेशन ये रहा। हमें क्या चाहिए, कैपिटल एफ की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल एफ का वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पहले यहां डाल देते हैं और कैलकुलेशन उसके बाद करेंगे। अगर स्मॉल एफ की वैल्यू यहां से यूज कर लें इक्वेशन 1 से, तो दिस इज म्यू एस एम जी, दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहां से एक्सेलरेशन आ गया म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये वैल्यू यहां डाल दें, तो कैपिटल एफ आ गया स्मॉल एफ प्लस एम ए, दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे स्मॉल एफ प्लस एम, और स्मॉल ए एक्सेलरेशन की जगह क्या डाल सकते हैं, एफ बाई कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का वैल्यू ये भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली एफ बाई एम भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल एफ की वैल्यू हो गई स्मॉल एफ इंटू 1 प्लस एम बाई एम, तो इस पोर्शन की जरूरत भी नहीं है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज, एफ का वैल्यू यहाँ पता ही है, म्यू एस एम जी 1 प्लस एम अपॉन एम, ये आ गया। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच द टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। हमें इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत भी नहीं है, इतने ही से हमारा काम हो जा रहा है, इतने ही से काम हो गया। ये आ गया मैक्सिमम फोर्स। अगर दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पता हो, स्मॉल एम कैपिटल एम पता हो, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि इतने फोर्स तक दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आएगा, यानी दोनों ब्लॉक एक साथ ही आगे बढ़ने वाले, इसका ये मतलब है। अब सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस में देखिए यहाँ पे भी दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी। केस 2 में भी फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना दे रहे हैं। देखिए फोर्स लगाया गया है नीचे वाले ब्लॉक पे, ये देखिए दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर वाला ब्लॉक भी आगे जा रहा है। आप लोग में से कोई भी बताइए ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, अपर ब्लॉक पे सर आगे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस वाले ब्लॉक पे, सर फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन हो गया फॉरवर्ड और नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ है, ओनली वन फोर्स दैट इज फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन इज a, therefore equation of motion will be F equals ma। नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मास m, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F एंड फ्रिक्शन लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज a। यहाँ भी वही चीज है, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा यहाँ पे इस ब्लॉक का भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं अभी। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा
एफ माइनस एफ इक्वल्स एम ए। ए का वैल्यू यहां से ले सकते हैं एफ अपॉन एम, तो एफ माइनस एफ इक्वल्स एफ माइनस एफ इक्वल्स कैपिटल एम इंटू ए। ए का वैल्यू यहां से लेंगे स्मॉल एफ बाई एम। देखने से लग रहा है कि बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। देखिए फर्क, स्मॉल एम एफ बाई कैपिटल एम, ये स्मॉल एम बाई कैपिटल एम है। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, तो फर्क पड़ेगा। कैपिटल एफ इक्वल्स एफ इंटू 1 प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। एफ का वैल्यू तो सेम रहेगा जो यहाँ पे था, लिमिटिंग ही लगेगा। देयरफॉर फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी 1 प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। तो अब देखिए एक्सप्रेशन में माइन्यूट डिफरेंस है जो कि भूलने का पूरा चांस है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, विवेक ने बिल्कुल सही तरीका बताया। दोनों फॉर्मूला में कंडीशन सेम है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का पोजीशन चेंज किया गया है। देखिए दोनों ही फॉर्मूले में म्यू एस एम जी सेम है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल एम के ऊपर लग रहा है, तो 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एम पे लग रहा है, तो कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। यानी जिसपे फोर्स लग रहा है वही मास न्यूमरेटर में है और दूसरा मास नीचे में। इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर, जब कभी आप ऐसा प्रॉब्लम कर रहे हो तो पहले इसका वेरीफाई कर लीजिए कि कितने फोर्स तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, द टू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर, बॉटम सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, और 5 kg और 10 kg ब्लॉक के बीच में दोनों फ्रिक्शन मौजूद है, काइनेटिक और स्टैटिक दोनों। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो नीचे वाले ब्लॉक से लगाया गया 20 न्यूटन हो, तो दोनों ब्लॉक का कितना कितना एक्सेलरेशन होगा। अगर दोनों, देखिए सभी कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये चेक कर लेंगे कि जब 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है तो रिलेटिव मोशन दोनों ब्लॉक के बीच में स्टार्ट होगा भी या नहीं होगा, पहले ये वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि किसमें रिलेटिव मोशन होगा किसमें नहीं होगा। देखिए फिर मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप टू विच द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मतलब नो रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो कितना फोर्स आप लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला था म्यू एस एम जी 1 प्लस जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 10 kg बाई 5 kg, और इसको हम लोग स्मॉल एम बोल रहे हैं, इसको कैपिटल एम बोल रहे हैं। तो एफ मैक्सिमम जो आएगा म्यू एस है 0.6, स्मॉल एम है 5 kg, जी का वैल्यू 10 लीजिए 1 प्लस 2, तो एफ मैक्स का वैल्यू आ रहा है कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए। 90 न्यूटन, 6 into 5 30 into 3 90 न्यूटन। तो अप टू 90 न्यूटन there is no relative motion. Up to 90 न्यूटन the two blocks will move together. इसमें एक केस और ऐड कर देते हैं आप लोगों के लिए, एफ का वैल्यू कर दीजिए 100 न्यूटन। थर्ड केस, इतनी बात तो समझ में आ गई कि 90 न्यूटन तक रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला, यानी 20 लगाएं या 60 लगाएं एक ही साथ दोनों ब्लॉक जाएगा। तो केस 1 एफ इक्वल्स 20 न्यूटन। तो ये जो 5 किलो और 10 किलो दिख रहा है, बिकॉज बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो आप इसको 15 किलो का एक ही ब्लॉक मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो दे आर मूविंग लाइक अ सिंगल ब्लॉक। सो एक्सेलरेशन ए मान लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा 20 इक्वल्स
इक्वेशन ऑफ मोशन 20 इक्वल्स m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ गया 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर बोथ द ब्लॉक। दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन 4/3 से जाएंगे। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक एज वेल एज 10 kg ब्लॉक। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए, in the similar way again you take 15 kg mass together and external force is 60 Newton. Acceleration is a. Again equation of motion we can write as F equals ma. Acceleration आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ईच ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन फॉर ईच ऑफ द टू ब्लॉक्स होगा। बिकॉज थर्ड केस में 100 न्यूटन ले रहे हैं, इट इज मोर देन 90 न्यूटन, सो देयर विल बी रिलेटिव मोशन। दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेगा। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए थर्ड केस के लिए, केस 3, थर्ड केस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ब्लॉक का अलग अलग बना लेते हैं। 5 kg और 10 kg है। एक्सटर्नल फोर्स जो 100 न्यूटन लग रहा है दैट इज ऑन 10 kg ब्लॉक, 100 न्यूटन। तो इस 5 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और 10 kg ब्लॉक पे इट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू के mg। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बिकॉज रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो रहा है। रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो काइनेटिक चालू हो जाएगा लगना, और काइनेटिक कोफिशिएंट है 0.2, तो म्यू के हो गया 0.2, m हो गया 5 into 10, दिस विल बी 10 न्यूटन ओनली। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। Now static friction will stop working, kinetic friction will start acting on the two blocks. अब 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लीजिए a5 और 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लीजिए a10। 5 kg ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा Fk इक्वल्स 5 into a5। Fk की वैल्यू है 10, that is equal to 5 into a5. So acceleration of 5 kg block is only 2 meter per second square. 10 kg ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा 100 माइनस Fk इक्वल्स 10 into a10. So 100 minus Fk is 10 Newton. This is equal to 10 a10. Acceleration of 10 kg block is 90 by 10, that is 9 meters per second square. Answer. यही चीज समझने का है कि पहले दोनों केस में स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था, अब सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। ऐसा कैसे होगा? देखिए कैसे करेंगे। मैक्सिमम फोर्स फॉर नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस एम जी, यानी 0.3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एस एम जी 1 प्लस जिस ब्लॉक पे ये फोर्स लग रहा है उसका मास बाई दूसरे ब्लॉक का मास। तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। म्यू एस इज 0.3, स्मॉल m is 2 kg, g is 10 and 1 plus 3/2 is 5/2 न्यूटन। तो एफ मैक्सिमम का वैल्यू आ गया, देखिए 2 इज कैंसल, 3 into 5 15 न्यूटन। तो ये तो श्योर हो गया कि 10 न्यूटन पे दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा और 20 न्यूटन पे अलग अलग जाएगा। तो फर्स्ट केस में यहां देखिए, इन द फर्स्ट केस कॉमन एक्सेलरेशन होगा दोनों ब्लॉक का, देयर विल बी कॉमन एक्सेलरेशन, यानी कि हम लोग दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान लेंगे। ऐसा हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन and the two blocks as a 5 kg block will move together with common acceleration, and equation of motion will be
force equals mass into acceleration. Therefore A is 2 meter per second square. आप में से मैक्सिमम लोगों का ये वैल्यू सही है, करेक्ट है आंसर. सेकेंड केस, external force is 20 which is more than this 15 Newton, so there will be a relative motion. 2 kg ब्लॉक के लिए अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और 3 kg का अलग. 2 kg ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन A2 मान लीजिए. लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के mg, बिकॉज रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, दैट इज 0.2 into 2 into g. This is 4 Newton. So 4 Newton is the force acting on 2 kg block. Equation of motion क्या हो जाएगा देखिए, 2 kg block का equation of motion 4 Newton external force is equal to 2 into A2. A2 will be 2 meter per second square. यानी पिछला में जितना आंसर आया था उतना ही आंसर अभी भी आया. अब 3 kg के लिए देखिए, 3 kg block, external force is 20 Newton and frictional force of 4 Newton, mu के mg. एक्सेलरेशन मान लीजिए A3. इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा नेट फोर्स 20 माइनस 4 इक्वल्स m इंटू A. A3 की वैल्यू आ गई 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द आंसर. यानी 2 kg ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन हुआ और 3 kg ब्लॉक का 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ. क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा. एक्सटर्नल फोर्स F is applied parallel to the inclined plane on the 10 kg block. 10 kg ब्लॉक पे ये एक्सटर्नल फोर्स अगर 40 न्यूटन का हो और एक बार अगले केस में 80 न्यूटन का हो, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड किधर होगा. मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है. एक्चुअली में इस केस में कितने फोर्सेस हैं बॉडी के ऊपर पहले वो देखिए. एक्सटर्नल फोर्स F, देन नॉर्मल रिएक्शन R मान लीजिए एंड ब्लॉक का वेट mg. दिस इज 100 न्यूटन. तो mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg साइन थीटा वेयर थीटा इज 37 डिग्री और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा. तो पहले इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. देखिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है mg cos थीटा. mg है 100, cos थीटा है cos 37 डिग्री इज 4/5. 100 into 4/5 as you know. So it is 80 Newton. नॉर्मल रिएक्शन. और डाउन द प्लेन जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा की वैल्यू है 100 into 3/5. दिस इज 300/5, 60 न्यूटन. अब इसी को समझना है तो आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगी, तुरंत समझ आ जाएगा. देखिए 37 डिग्री एंगल पे ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का. इस 10 kg ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन R की वैल्यू आ रही है mg cos थीटा के बराबर और इधर आ रही है mg sin थीटा. एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द प्लेन लग रहा है. mg cos थीटा की वैल्यू है 80 न्यूटन और mg sin थीटा की वैल्यू है 60 न्यूटन. नाउ फोकस ऑन दिस टू वैल्यूज ओनली. तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है. पहला केस देखिए. फर्स्ट केस में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दी हुई है 40 न्यूटन. ये इस पे फोकस करिए. If this force is 40 Newton and mg sin theta is 60 Newton, what do you think? ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि रुका हुआ रहेगा, ये बताइए. ठीक है. अगर फ्रिक्शन नहीं है, सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानिए, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है म्यू इंटू एन. दिस म्यू इंटू आर. म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3. 0.3 टाइम्स R.
देखिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है म्यू टाइम्स आर 0.3 मल्टीप्लाइड बाय आर इज 80 न्यूटन, जो यहाँ पे है ये आ रहा है 24 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। 40 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं यहाँ। अगर फ्रिक्शन नहीं है सिस्टम में, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है अगर, तो क्या होगा पहले वो देखिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो तो ब्लॉक की टेंडेंसी किधर जाने की है, इधर 60 न्यूटन और इधर 40 न्यूटन, यानी ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी डाउन है, यानी फर्स्ट केस में फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अप द प्लेन। हम लोग को मालूम है ये 40 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 24 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो सकता है 24 न्यूटन। 40 न्यूटन और 24 न्यूटन मिलकर हो जाता है 64 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा कि रुक जाएगा, बताइए। रुक जाएगा या मूव करेगा? नहीं, ब्लॉक मूव करने लगेगा कि रुका हुआ रहेगा? देखिए एक्सटर्नल फोर्स है 40 न्यूटन का और mg साइन थीटा है 60 न्यूटन का, यानी ये 20 न्यूटन ज्यादा है, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा। फ्रिक्शन 24 न्यूटन तक लग सकता है, ये 24 न्यूटन तक जा सकता है, और फ्रिक्शनल फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, 0 से 24 के बीच कुछ भी लग सकता है। तो ये 40 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन अगर हो गया तो ब्लॉक रुक जाएगा। यहाँ पे एक और कंडीशन देना चाहिए, एन एक्सटर्नल फोर्स इफ इज अप्लाइड टू द इंक्लाइंड प्लेन, assume block is initially at rest, initially at rest। शुरू में ब्लॉक रुका हुआ है, सपोज assume block is initially at rest, यानी इस पोजीशन से छोड़ा गया। एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन सिर्फ 20 न्यूटन लगेगा और ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन, 60 न्यूटन को बैलेंस नहीं कर सकता, मगर फ्रिक्शन 24 तक हो सकता है, 0 से 24 तक। तो फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन लगने लगेगा, 20 और ये 40 मिलकर 60 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा। इसलिए फर्स्ट केस में होगा फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अप द प्लेन एंड एफ की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन आंसर। इट विल नॉट मूव। अगर ब्लॉक इनिशियली इस पोजीशन से छोड़ा गया है तो अज्यूम ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर ब्लॉक को रेस्ट में रखा गया है इनिशियली और उसके बाद होल्ड किया गया है, उसके बाद हमने छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है, mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, नॉर्मल रिएक्शन ये और फ्रिक्शन। सिमिलरली सेकंड केस में फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी गई है, 80 न्यूटन कर दी गई है, ये 60 है। तो सेकंड केस में देखिए डायग्राम कैसा हो जाएगा। सेकंड केस में ब्लॉक को इनिशियली होल्ड करके रखा गया है, दिस इज 37, नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन, mg sin theta is 60 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 80 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स इज 80 न्यूटन। अब देखिए जरा, this is 80 न्यूटन, this is 60 न्यूटन, ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू गो अप, तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, नीचे। अगेन दिस फ्रिक्शन कैन बी 0 to 24, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 24 है, तो फ्रिक्शन जैसे ही 20 पहुंचेगा ब्लॉक को मूव ही नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, हियर ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 20 न्यूटन ओनली एंड डाउन द प्लेन। फ्रिक्शन फोर्स तो जितनी जरूरत होती है
सेल्फ एडजस्टिंग होता है वो तो नहीं लगता है ना, याद करिए प्रॉपर्टी। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और जितनी जरूरत पड़ती है उतना ही काम करता है। फिर से समझिए, ब्लॉक को यहाँ मैंने होल्ड किया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स ये है, और अब छोड़ दिया। ये 80 न्यूटन 60 न्यूटन से ज्यादा है, टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी तो फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स और ये मिलके 84 तक हो सकता है, जबकि आप ये 80 ही लगा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक को आगे जाने ही नहीं देगा। सिर्फ 20 न्यूटन ही फ्रिक्शन लगेगा और ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसको मूव नहीं करना।